फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये फरवरी 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है और उसी क्रम में ये 5वां वीडियो है। हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, राष्ट्रीय खबरों को, प्रादेशिक परिदृश्य को, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ चुके थे और आज हमको पढ़ना है स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल हमारा है, यूरोपीय संघ ने आर्कटिक स्वीडन में पहले उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यूरोपियन संघ के बारे में आप जानते हैं, यूरोपियन यूनियन, और स्वीडन जो है वो खुद यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश है। तो यूरोपियन जो यूनियन है उसके अंदर 27 राष्ट्रों का ये एक समूह है और स्वीडन भी इसका एक पार्ट है। तो जो आर्कटिक स्वीडन है, जो आर्कटिक स्वीडन वाला जो इसका पार्ट है, और वहाँ पर भी किरूना नाम का जो इसका रीजन है, वहाँ पर यूरोपीय संघ के द्वारा मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है, यहाँ देखिए आप, स्वीडन के किरूना में यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण परिसर जो है उसका उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन किरूना शहर के निकट एस्रोंज अंतरिक्ष केंद्र में किया गया है। यह वर्तमान लॉन्चिंग क्षमताओं का पूरक होगा। तो यहाँ पर जो है लॉन्चिंग स्टेशन एक तरीके से लॉन्च किया गया है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ देखिए, यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक नए लॉन्च पैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है। तो यूरोपीय संघ स्वीडन के माध्यम से अपनी जो प्रक्षेपण क्षमता है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसको इंक्रीज करेगा। यहाँ पर पहला उपग्रह प्रक्षेपण अगले वर्ष 2024 में होने की उम्मीद है और स्वीडिश स्पेस कॉरपोरेशन के अनुसार मौजूदा 5000 परिचालन उपग्रहों की तुलना में 2040 तक उपग्रहों की कुल संख्या 1 लाख तक पहुँच सकती है। तो यानी कि आप देखिए कि कितना ज़्यादा इनका एक विज़न है, एक बड़ा विज़न है कि अभी जो है इन उपग्रहों की संख्या को, इन सैटेलाइट्स की संख्या को 1 लाख तक जो है वो पहुँचाने का इनका टारगेट है। तो ये ध्यान रखना है हमको कि स्वीडन के किरूना नामक जो शहर है वहाँ पर इसको जो मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स है, इसको उद्घाटन किया है। किसने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है और यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है, मेंबर है एक तरीके से स्वीडन। आप इसको मैप में लोकेट कीजिएगा। स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे एक साथ में है, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। तो इसको आप एक बार लोकेट कीजिएगा कि कहाँ पर जो है स्वीडन पड़ता है, इसकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीज़ें आप देखिएगा। फिर देखिए, नासा जाक्सा का जियोटल मिशन जो है वो समाप्त हुआ है। अब देखिए, क्योंकि ये मिशन 30 वर्षों के बाद कंप्लीट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो ये मिशन 1992 के अंदर लॉन्च किया गया था। 1992 24 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसमें नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जैक्सा जो कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, यानी जापान की जो स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर इस पर कार्य किया था। और ये जो जियोटेल मिशन था, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य ये था कि हमारा जो मैग्नेटोस्फेयर है, सुरक्षात्मक चुंबकीय बुलबुला जो है आपके पृथ्वी के चारों तरफ जो है, उसकी जांच करना था। उसके अलावा जो चंद्रमा है उसके वातावरण में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम की पहचान करना और मैग्नेटोस्फेयर की सीमा के साथ साथ सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा और कणों के प्रभाव पर होने वाली प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालना, ये सब इसका कार्य था। किसका, जियोटेल मिशन का। और अभी ये मिशन जो है, इसमें कुछ एक खराबी हुई है, इसके कारण इस मिशन को अब जो है वापस से ले लिया गया है। तो ये मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। तो 30 ईयर्स तक इस मिशन को चलाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो जियोटेल मिशन चर्चा में था, ये किन 2 देशों के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो नासा जो कि USA की कंपनी है, स्पेस एजेंसी है, और एक है जैक्सा जो कि जापान की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। फिर देखिए, अंतरिक्ष में नया एक प्लैनेट है TOI 700E की खोज की गई है। अब देखिए, ये जो TOI 700E है, ये एक तारा है जिसका नाम है TOI 700। इसकी परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। तो नासा ने इसको खोजा है। नासा ही है, देखिए अमेरिका की एजेंसी ही ऐसे काम करती है। तो ये जो नासा है, इसका जो TES है, यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सप्लोरेशन सर्वे सैटेलाइट है, उसकी मदद से इस ग्रह को खोजा गया है। तो इस ग्रह का नाम आप ध्यान रखिएगा, TOI 700E, और इसको एक तारा है जो कि जिसका नाम है TOI 700। इसकी परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। इससे पहले भी कई सारे ग्रह खोजे गए थे, जैसे अभी लेटेस्ट 2020 में एक ग्रह खोजा गया था जिसका नाम TOI 700D रखा गया था। तो ये भी इसी प्रकार से था और पृथ्वी के समान दिखने वाला ग्रह है। 95% जो है इसका आकार जो है पृथ्वी का 95% है। तो इतना बड़ा ये ग्रह है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा TOI 700E क्या है, तो ये एक ग्रह है जिसकी खोज नासा ने की है। और फिर देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य एक MOU साइन हुआ है। किससे संबंधित हुआ है ये देखते हैं।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक स्टार्टअप, खुद से एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप्स को बूस्ट भी करता है। और जो इसरो है उसने कहा है कि हमारे यहाँ पर जितने भी स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी उनको फंडिंग के लिए या उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट के पास में भेजेंगे, ताकि जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं वो सब जो है उसकी जो मदद है, टेक्नोलॉजिकल जो मदद है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की जा सके। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में दोनों ने आपस में एक MOU साइन किया है। तो स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के मध्य ये MOU साइन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप को मजबूत करना, इसके साथ ही उन्हें बाजार सपोर्ट दिलाने के लिए मेंटरशिप तथा एंटरप्राइज रेडी बनने में मदद करना। ठीक है, तो मेंटरशिप प्रोवाइड कराएंगे और एंटरप्राइज रेडी बनाने के लिए उनको मदद की जाएगी स्टार्टअप्स को। तो इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जो है इसरो का जो MOU है वो साइन हुआ है। अब चलते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी पे। तो डिफेंस में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। INS वागीर जो है इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो ये INS वागीर क्या है? तो ये स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है, यानी कि सबमरीन है। अब देखिए जो INS वागीर है इसको सैंड शार्क भी कहा जा रहा है। सैंड शार्क इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही आधुनिकतम है। 50 दिन तक ये समुद्र के भीतर रह सकती है। इसमें स्टेल्थ टेक्निक है, यानी कि ये डिटेक्ट नहीं हो सकती, रडार में नहीं आ सकती। ये जो है समुद्र के अंदर बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। उसके अलावा इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, 37 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा 350 मीटर की गहराई तक जो है ये जा सकती है, समुद्र के 350 मीटर गहराई में ये जा सकती है। और आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है जो समुद्र में बारूदी सुरंग बिछा सकती है, मैंने आपको बताया, इसलिए इसको सैंड शार्क का नाम भी दिया गया है। अब इसको जो है पश्चिमी नौसेना कमान जो है उसको दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको इसके बारे में, INS वगीर के बारे में। जो ये वगीर नाम की जो पनडुब्बी है इसको 1973 में भी नौसेना में शामिल किया गया था। और यह रूसी मूल की फॉक्सट्रैट श्रेणी की पनडुब्बी थी जिसे वर्ष 2001 में सेवा मुक्त किया गया। और उसके बाद में जो है फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई का जो हमारा मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसके द्वारा भारत में 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है, जिसमें तो हमने कई सारी पढ़ी, INS खरंज है और स्कॉर्पियन कई सारे हमने पढ़ भी चुके हैं। तो उसी जो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है ये 5वीं पनडुब्बी है जिसका नाम है INS वगीर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कोस्ट गार्ड बेड़े में शामिल हुआ गश्ती जहाज कमला देवी। तो आपसे पूछ लेगा हाल ही में चर्चा में रहा कमला देवी क्या है? तो ये एक जो है एक गश्ती जहाज है, पेट्रोलिंग वेसल है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए जो कमला देवी नाम दिया गया है इस पेट्रोलिंग वेसल को या गश्ती जहाज को, ये एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रही हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, उनके नाम पर यह नाम दिया गया है। और ये जो कमला देवी नाम का गश्ती जहाज है ये हमारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन है। तो स्वदेशी रूप से डिज़ाइन है तो किसने डिज़ाइन किया है? तो हमारे यहाँ पर GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है जो कोलकाता की है उसने इसको जो है डिज़ाइन किया है। और ये स्वदेशी गश्ती जहाज है। ठीक है, और ये जो पेट्रोलिंग वेसल हम बना रहे हैं उसकी 5 जो श्रृंखलाएं बनाई गई है उसमें पांचवा जहाज ये खुद है। और इस जहाज में और क्या चीज़ें हैं? और तो हाँ ये स्वदेशी जहाज है और उसके अलावा इसकी लंबाई 48 मीटर है, वज़न 308 टन है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंसर वगैरह सब इसमें है ही ताकि जो है पेट्रोलिंग ईजिली की जा सके। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये हमने यहाँ पर जो पढ़ा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। तो इन्होंने अभी हाल ही में ये जो संस्था है कोलकाता की इसने दक्षिण अमेरिका का एक देश है गुआना, उसके लिए यात्री सह कार्गो ओशन गोइंग फेरी वेसल यानी यात्री जहाज जो है वो बनाया है जिसका नाम है MV माँ लीसा और इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो देश के किसी शिपयार्ड के द्वारा किसी दक्षिण अमेरिकी देश के लिए बनाया गया और निर्यात किया गया ये पहला जहाज है। हमने जो अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्री है, उसको पहली बार हमने जो है इस प्रकार का गश्ती जहाज निर्यात किया है जो कि हमारे यहाँ का गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। और इसका पूरा डिज़ाइन इन हाउस है यानी कि स्वदेशी टेक्निक से इसको बनाया गया है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है आपका पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका सफल परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत जो रेंज है, इंटीग्रेटेड जो रेंज है वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया है। नाम है इसका पृथ्वी सेकंड। तो DRDO ने इस मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया है। ये 500 से 1000 किलोग्राम की है, 350 मीटर इसकी रेंज है और ये जो है
500 से 1000 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और पृथ्वी DRDO द्वारा निर्मित पहली इसकी मिसाइल है। फिर चलते हैं राउंड अप में क्या क्या खबरें हैं ये देख लेते हैं। इसमें सेकंड वाली न्यूज़ देखिए कि जो रक्षा मंत्री है उनकी अध्यक्षता वाली एक समिति है जो कि रक्षा खरीद परिषद है, जो कि डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों को खरीदती है, तो टूल्स को खरीदती है। तो उसने जो चाइना से हमारी सीमा लगती है जिसको हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर सशस्त्र बलों की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद को जो है वो अपनी मंजूरी दी है। तो ये जो है 3 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें पहली जो 2 खेप है वो थल सेना के लिए है और तीसरी जो है भारतीय नौसेना के लिए दी गई है। तो ये था देखिए फ्रेंड्स आज का हमारा अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस एंड स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। हमने इसरो, DRDO और नासा इन तीनों के बारे में, इन तीनों की उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आर्थिक परिदृश्य के ऊपर होगा और ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो इसको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप बने रहेगा चैनल के साथ और जल्दी ही इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।